हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ वन दरोगा के लिए हम साइंस के पीवाईक्यू को देखेंगे। इंपॉर्टेंट साइंस के पीवाईक्यू हैं जो हमारे किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप इससे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इससे पहले भी हमने प्रैक्टिस सेट और साइंस के पीवाईक्यू देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है कि a particle is moving in a circular path of radius r at a constant speed v, then which one of the following graphs correctly represent its acceleration। यानी कि कोई कण है हमारा, वो एक समान चाल v से त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के में गतिमान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आलेख उसके त्वरण को सटीक निरूपण करता है। तो आपने जब फॉरेस्टर का पेपर देखा होगा 2023, उसमें भी ग्राफ से क्वेश्चन बने हैं। तो ग्राफ भी हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके लिए कौन सा सही होगा तो हमें बताना है। तो हमने जब पढ़ा था कि अभिकेंद्र त्वरण होता है वो होता है हमारा a = v² अपॉन आर। यहाँ पे जो v है हमारा कांस्टेंट दिया है, तो इसको हम रख देंगे एक, v को कांस्टेंट रखेंगे तो a प्रोपोर्शनल सीधे आ जाएगा हमारे 1 अपॉन आर। ये ग्राफ हमारे y = 1 अपॉन x की तरह ग्राफ की तरह लग रहा है। तो इसके हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं। तो y = 1 अपॉन x का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे हम, तो ये हमारे y = 1 अपॉन x के ग्राफ को प्रेजेंट कर रहा है, या a प्रोपोर्शनल 1 अपॉन a r के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। कुछ मेन ग्राफ होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे y = x का ग्राफ जो होता है वो हमारे इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से बनता है y = x। इसी तरह y = x² का ग्राफ जो होता है वो हमारे इस तरीके ग्राफ की तरह बनता है, पैराबोला जिसे बोलते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा है और ये मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये हमारा सही होगा। देख सकते हैं a = v² अपॉन आर, v = कांस्टेंट रख देंगे तो a प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर आ जाएगा। ये इसका ग्राफ होता है। फिर अगला है हमारा कि अ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज रिप्रेजेंट एज एन एक्सेलरेटेड इट एट 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, द मास ऑफ द बॉडी इज। यानी कोई पिंड है, उस पर बल लगाया गया है, बल का वेक्टर दिया है, हमें निरूपित किया जाता है। तो 1 मीटर/सेकंड से त्वरित होता है और उसका पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, यानी मास ऑफ बॉडी क्या होगा। तो सिंपल F = m लगा देंगे। यहाँ से F बराबर m लगाएंगे तो हम पे इसका हमें पहले F अपॉन m लगाएंगे तो ये हमारा सिंपल यही आ जाएगा, m का वेक्टर। लेकिन हमें वेक्टर मास जो होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कैसे होगा। तो हमें F जो दिया है वो ये देख देंगे, A जो दिया है हमारा ये है, तो F बराबर m लगा देंगे। तो ये देख लेते हैं जो कहा था 6i - 8j + 10k आ जाएगा। अब हमको m का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, जो 6 जो अंदर होते हैं इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे पहले 6 है तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36 आएगा। फिर प्लस -8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64। फिर इसी तरह 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √200। या इसको हम लिख सकते हैं 10√2 10√2 लिख सकते हैं इसे। तो 10√2 वाला जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से करेंगे तो 10√2 आएगा, इसका सही होगा। फिर हमारा क्रमशः m और 4m द्रव्यमान के दो पिंड जो हैं a और b समान रेखी संवेग, यानी उनका लीनियर मोमेंटम जो है p जो है वो दोनों का सेम है, गतिमान है। a और b के बीच गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। यानी टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास m, ये मास दिया है, इक्वल लीनियर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो k1 होगा वो क्या होगा, p² अपॉन 2m। पहले का मास हमको m दिया है। इसी तरह हम k2 निकाल देंगे, वो क्या होगा p² अपॉन दूसरे का मास कितने दिया है 4m। रेशियो निकालना है, भागा दे देंगे। p² से हमारा p² चला जाएगा और ये हमारा यहाँ आएगा तो ऊपर आ जाएगा 4m अपॉन 2m, यह आएगा। m से हमारा m कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा, फिर से देख लेते हैं इसे। तो k1 जो आएगा वो आएगा p² अपॉन 2m, k2 जो आएगा वो भी आएगा p² अपॉन 2m, लेकिन जो यहाँ मास दिया है वो 4m दिया है तो इसलिए ये हो जाएगा 8m। तो इसे हम रेशियो निकालेंगे तो भागा दे देंगे तो p² से p² कट जाएगा। k1 अपॉन k2 जो आएगा वो आएगा 8m अपॉन 2m। m से हमारा m कट जाएगा 8/2 यानी 4/1। तो k1 रेशियो k2 जो आ गया वो आ जाएगा 4:1। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इफ़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन टाइम एक्सिस इन अ डिस्टेंट टाइम ग्राफ,
देन द ऑब्जेक्ट अंडरगोस, यानी कि यदि किसी पिंड की गति को दूरी समय आलेख के समय अक्ष के समांतर सरल रेखा में निरूपित किया जाता है तो पिंड क्या है। तो इसका जो हमारा क्या होगा, ये हमारा एक रेस्ट की पोजीशन को दिखाएगा, यानी कि शून्य वेग से गति और जीरो वेलोसिटी मोशन को दिखाता है। इस तरीके का ग्राफ है। जैसे यदि किसी पिंड को गणित दूरी समय रेखा के सापेक्ष जो है समांतर सरल रेखा में निरूपित किया जाए तो पिंड शून्य वेग से गति होगा। इसका जो डिस्टेंस है वो हमारी सेम है, समय के साथ डिस्टेंस जो है वो रेस्ट पे है, यानी इसका शून्य वेग है। तो ये इसका लिए ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी सही होगा। फिर अगला देखेंगे, देख सकते हैं ये चाल दूरी इसमें जीरो हो रही है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय यहाँ जीरो, या चाल और वेग दोनों यहाँ जीरो होगा। फिर हमारा किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ ऊपर दर्शाया गया है, इस वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। द डिस्टेंस टाइप ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा रेस्ट पर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका रेस्ट पर होगा, यह जो है विरामावस्था में है। पहले भी देखा था, ये वैसी टाइप का ग्राफ है। यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा दूरी जो है यहाँ बदल नहीं रही है, इसलिए इसका जो होगा ये रेस्ट पर है। तो रेस्ट की पोजीशन को दर्शाता है, यानी विरामावस्था को दर्शाएगा ये। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसमें हमें ये दिखाया गया है, ये हमने पहली वीडियो में भी देखा है कि द प्लॉट गिवन अबव रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल विद टाइम टी द पार्टिकल इस, यानी ऊपर दिया गया आलेख एक कण के समय के साथ विस्थापन को निरूपित करता है। तो वह कण क्या है, तो ये क्या है, हमारे एक्सेलरेटेड मोशन को दर्शाता है, यानी त्वरण से चल रही है। हमने देखा था y इक्वस टू एक्स स्क्वायर भी आता है, किस तरीके से आता है हमने पिछली वीडियो में देखा था, s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अगर हम इसको जीरो रख देंगे और इसको कांस्टेंट रख देंगे तो ये हमारा s जो आएगा प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर आता है। तो इसलिए ये होता है, इसमें हमारा त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी सही होगा। विस्थापन समय ग्राफ जो है परवलय है, तो कण का वस्तु त्वरण से चल रही है, यानी एक्सेलेरेशन है यहाँ। फिर किसी पिंड जो सरल रेखा पर कोई बल F है और 3 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता है। पिंड का संवेग जो है इतना है 10 मीटर पर सेकंड, 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है से बदलकर 40 हो जा रहा है। तो F का परिमाण क्या होगा, तो देख सकते हैं T हमें 3 दिया है, P हम प्रारंभिक हमें 10 दिया है और P2 जो है 40 दिया है। तो F बराबर जो होता है वो होता है हमारा dP अपॉन dt या डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। P2 माइनस P1 कर देंगे, यानी 40 माइनस 10/3। तो इसका जो सही आ जाएगा वो आ जाएगा 30/3, यानी कि 10। तो इस तरीके से करेंगे तो 10/9 इसका सही आंसर आएगा। फिर हमारा कि इफ d डिनोट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन टाइम t एंड s डिनोट द डिस्प्लेसमेंट बाय द कार ड्यूरिंग द सेम टाइम, देन जो हमारे इसके लिए कौन सा होगा, यदि d जो है हमारा वो दूरी को दर्शा रहा है और s जो है ये विस्थापन को दर्शा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट को दर्शा रहा है। तो इसमें से क्या सही होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू s, यानी जो दूरी होती है हमारी ये विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और विस्थापन से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा सही होगा। फिर हमारा कि इफ़ द डिस्टेंस एस कवर्ड बाय अ मूविंग कार इन रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि लीनियर मोशन है विद द स्पीड v इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल टू वी टी, देन द कार अंडरगोज, यानी v चाल से सरल रेखी गति में चल रही कार द्वारा t समय में तय की गई दूरी इतनी है। तो कार में क्या है, तो कार में जो होगा वो होगा हमारा एक समान वेग होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, s इक्वल टू वी टी है। तो ये जो v होगा यहाँ यूनिफॉर्म होगा, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी इसकी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ मोटर व्हीकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, देन द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल, यानी कोई मोटर वाहन जो है एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है तो वाहन का नेट त्वरण क्या होगा। तो हमने भी देखा है जो त्वरण होता है वो क्या होता है, हमारे केंद्र की ओर को लगता है, यानी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, अभी केंद्र त्वरण बोलते हैं जिसे a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे केंद्र की तरफ को लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। फिर हमारा कि एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग ऑन अ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फोर्स क्या होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ये होता है। और जो उसका होगा हमारा, तो हमें ये बताना है, और यही हमारा किसके इक्वल होगा, एम ए। तो F बराबर एम ए से आ जाएगा हमारा F बराबर एम की, और ये इसको रख देंगे 0। तो ये सिंपल जो आएगा हमारा 0, यानी फोर्स जो आ जाएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा 0।
फिर है हमारा कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कम अंडर द कैटेगरी। तो ये किस कैटेगरी में अंतर्गत आते हैं? तो ये अस्पर्शबल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। फिर है हमारा कि एक चींटी एक पतले नगण्य मोटाई वृत्ताकार तार पर चलती है, तो चींटी की गति को पूर्णतः वर्णित करने के लिए कितने निर्देशांक यानी कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? तो एक कोऑर्डिनेट चाहिएगा इसके लिए। इस तरह एक समझ सकते हैं, जैसे ये चींटी है इधर को चल रही है तो इसके लिए भी हमको एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी। फिर हमारा कि गुरुत्व बल और विद्युत चुंबकीय बल में एक उभयनिष्ठ लक्षण यानी कॉमन लक्षण कौन सा है इन दोनों में? तो वह है लॉन्ग रेंज। दोनों ये किस तरह के फोर्स हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स हैं दोनों। फिर ये क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से संबंधित है कि यानी विच वन ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते हैं इसे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। Na फिर Mg फिर Zn फिर Co, यानी सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन जिंक और फिर कॉपर। तो ये हमारा अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी के अनुसार ये होता है हमारा। और कुछ धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम यह है घटते क्रम में। यह भी इंपॉर्टेंट होता है हमारा। के पहले इसका आ जाएगा हमारा के, फिर Na फिर Ca और फिर हमारा Mj Mg Al। तो इससे इस तरीके से भी आ सकते हैं, साधु मंदिर आया, इस तरीके से भी इसकी ट्रिक होती है, इसे याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा धातु की अभिक्रियाशीलता का क्रम। फिर अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम अ डाइल्यूट एसिड। तो कौन सा होगा बताना है। तो ये हम जिंक हमारा कर सकता है और मैग्नीशियम भी कर सकता है, लोहा भी कर सकता है, लेकिन जो कॉपर होता है ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं, जैसे जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हैं, अथवा यह हाइड्रोजन को तनु अम्ल से विस्थापित कर सकते हैं। जबकि जो तांबा और पारा ये होते हैं Hg, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए ये सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं, अथवा ये हाइड्रोजन को तनु अम्ल से विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन से भी नीचे है ना, तो इसलिए ये विस्थापित नहीं कर सकते हैं। और इससे पहले के जो आएंगे हाइड्रोजन से पहले, वो सभी से विस्थापित कर सकते हैं। ये हमारे अति सक्रिय हाईली रिएक्टिव होंगे, ये हमारे कम रिएक्टिव होंगे। तो ये हमारी जो सीरीज है ये भी बहुत बार पूछी जाती है, सक्रियता श्रेणी। फिर हमारा कि जल के अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? यानी द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं इसे। तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जल अणुओं के परमाणुओं के मध्य सह संयोजी आबंध होता है। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा विलायक बनने के लिए जल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर टू एक्ट एज अ गुड सॉल्वेंट। तो ये कौन सा होगा हमारा? उसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जल की ध्रुवीय क्षमता यानी पोलर नेचर ऑफ वाटर। H2O होता है इसमें, हमारा पोलर नेचर पाया जाता है, इसलिए ये हमारा अच्छा विलायक बनता है, अच्छा सॉल्वेंट। फिर है हमारा कि अमोनियम आयन की संयोजकता +1 है और कार्बोनेट ऋण आयन की संयोजकता -2 है। तो निम्नलिखित में से अमोनियम कार्बोनेट का सही आणविक सूत्र क्या होगा? तो ये संयोजकता वाला 9th में पढ़ते हैं इसे, तो कैसे होगा? NH4 यहाँ लिख देंगे, CO3 यहाँ लिख देंगे, और इसका जो है हमारा यहाँ इसके नीचे जो आ जाएगा 1, इसकी संयोजकता 1 है और इसकी 2 है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे देख लेते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा NH4 ट्वाइस और CO3। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा। संयोजकता से ऐसे सूत्र निकालते हैं, आणविक सूत्र। फिर है हमारा कि इफ फार्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट इज एन आयन X इज Na2X देन द फार्मूला ऑफ इट्स एल्यूमिनियम सॉल्ट। यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण का सूत्र Na2X है, तो निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? तो इसका सी होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, Al2X3 होगा। फिर हमारा कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच रिएक्शन इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये आग बुझाने के लिए यूज होता है, तो कौन सा उससे होता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी क्रिया से ही हमारी CO2 उत्पन्न होती है। रिएक्शन देख सकते हैं इसकी, देख सकते हैं हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है, इसे हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Na2SO4
प्लस 2H2O प्लस 2Ca2 बनाता है। ये हमारे आग बुझाने के लिए यूज होती है। फिर हमारे लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती हैं। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें क्या होंगी? तो ये हमारी डिजॉल्व एंड ब्लू कलर इज डिस्चार्ज, यानी घुल जाती है और नीला रंग विरंजित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर है हमारा कि व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी ऑब्टेन बाई पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, यानी कि चूने के पानी में CO2 गैस गुजारने से किस रंग का अवशेष प्राप्त होता है? तो ये सफ़ेद रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, सफ़ेद रंग का प्राप्त होता है उसे। तो सफ़ेद रंग का अवशेष प्राप्त होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माशोषी का उदाहरण कौन सा होगा? तो इसका बी सही होगा, CaCO3। फिर ये बनना है CaO और CO2, ये हमारी ऊष्माशोषी होगी। तो देख सकते हैं जिसमें हमारा ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे हम ऊष्माशोषी बोलते हैं, CaCO3। फिर ये CaO और CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। फिर हमारा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड नहीं बनाता है? तो इसका सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर। सिल्वर जो होता है हमारा ऑक्साइड नहीं बनाता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर। तो सिल्वर ऑक्सीजन के साथ बहुत उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि जो लेड, टीन, मैग्नीशियम है ये धात्विक क्रिया कर लेती हैं। फिर हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट, यानी निम्नलिखित में से किस प्राणी या जीव का हृदय त्रिकोष्ठी 3 चैम्बर हार्ट होता है? तो ये किसका होता है बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, सैलामेंडर। इसका हृदय जो होता है त्रिकोष्ठी होता है, यानी 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो सैलामेंडर जो है ये उभयचर वर्ग का यानी एम्फीबिया के अंतर्गत आता है, जिनका हृदय सामान्यतः त्रिकोष्ठीय होता है, जबकि जो स्कोलियोडान डॉगफिश का हृदय द्विकोष्ठीय होता है। इसका जो होता है ये द्विकोष्ठीय होता है। मानव का जो होता है और कबूतर का ये हृदय 4 कोष्ठीय होता है, यानी 4 चैम्बर वाला होता है। तो मानव का हमें याद रखना है 4 कोष्ठीय होता है। फिर हमारा निम्नलिखित में से किस एक जंतु की त्वचा श्वसन अंग है? तो त्वचा श्वसन अंग जो है ये मेढक की है। मेढक जो होता है एक उभयचर जीव है। ये असमतापी होते हैं, अर्थात वातावरण के तापमान के साथ इनके शरीर का तापमान घटता बढ़ता है। अतः अधिक ताप पर शीत से बचने के लिए ये सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। इस अवस्था में ये त्वची श्वसन करते हैं। अतः मेढक जल में गिल द्वारा, धरती पर फेफड़ों द्वारा तथा सुप्तावस्था यानी मृदा के अंदर त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे तीनों टाइप से श्वसन कर सकता है। फिर हमारा त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो त्रिकोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है? तो ये हमारे उभयचरों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका उभयचरों में पाया जाता है, 3 चैम्बर हार्ट। तो उभयचर वर्ग जो होता है पृष्ठवंशी प्राणियों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य और सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग में कुछ जंतु जल तथा कुछ जल व थल दोनों में रहते हैं। तो ये हमारे जल, थल और तीनों में रहते हैं, जो उन्हें हम उभयचर बोलेंगे। ये अनियतापी जंतु हैं। उभयचरों के विशेष लक्षण इस प्रकार हैं, इनमें 2 नासाद्वार होते हैं जो मुखाग्र द्वारा फेफड़ों से संबंध रहते हैं। हृदय त्रिकोष्ठीय होता है और इनमें विशेष प्रकार का मध्यकर्ण पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो पर्यावरणीय परिवर्तन यानी सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल चेंज, तो ये उभयचर होते हैं, हमारे पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तो उभयचर पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। उभयचर मत्स्य और सरीसृप वर्ग के बीच की कड़ी है। इस वर्ग में प्राणी उभयचर होते हैं, अर्थात इनका शरीर जल, थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल होता है। फिर है मेढक कोल्ड बर्ड एनिमल है, यानी ये पूछा है कि मेढक जो है कोल्ड बर्ड एनिमल है। तो हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, ये सही होगा। तो वर्ग सरीसृप व वर्ग उभयचर के समस्त जीव कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। कोल्ड ब्लेडेड वे जंतु होते हैं जिनके जो अपने आंतरिक तापमान को वातावरण के अनुसार नहीं कर पाते हैं, तो जैसे मेढक और सांप। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो अभी देखा था हमने मेढक जो होता है ये त्वचा से भी सांस ले सकता है। फिर हमारा कि विच क्रिएट्स ब्लड इज सस्पेंडेड एंड और फॉर्म्ड इन प्लाज्मा, यानी किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड हो अथवा बनता है? तो ये मेढक में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो मेढक के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है। मेढक हमारा एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। इस वर्ग के प्राणी उभयचर होते हैं और यह असमतापी होते हैं। इनके श्वसन क्लोमो, त्वचा व फेफड़ों द्वारा होता है। तो 3 तरीके से ये श्वसन कर सकते हैं हमारे। इस वर्ग के जीवों में हृदय 3 प्रकोष्ठों में होते हैं। तो 3 इसके प्रकोष्ठ होते हैं, यानी 3 चैम्बर होते हैं हृदय के। निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठों वाला हृदय होता है? तो हमने देखा था हमने किस में होता है, ऑप्शन नंबर डी मेढक में। फिर हमारा कि
एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है? तो जल व स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है? तो वेल जो है हमारा ये स्तनपायी होता है। तो वेल गहरे समुद्र में पाए जाने वाला स्तनपायी जीव है। यह ऐसा जलीय जंतु है जिसमें बच्चों के पोषण के लिए सूचक युक्त स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मादा द्वारा विकसित शिशुओं को जन्म दिया जाता है तथा गर्भाशय में ही शिशु का पूर्ण विकास होता है। फिर वेल निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो अभी देखा था हमने ये किस वर्ग का प्राणी। ऑप्शन नंबर बी स्तनपायी। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो ये स्तनपायी है हमारा। फिर हमारा कि उड़ने वाला स्तनपायी है। तो ये चमगादड़ है हमारा। फिर हमारा अमंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एव्स। तो निम्नलिखित उड़ने वाला जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं है? तो चमगादड़ जो है ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। फिर हमारा कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अंगों में से पित्त का संचय। तो ये हमारे गॉल ब्लैडर में होता है, पित्त की थैली, और जो इसका निर्माण होता है वो हमारे यकृत से होता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? तो ये एनिमल यानी दंत वल्क होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ये देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का कठोरतम अंग है? तो दांतों का इनेमल, ये हमारा कठोर भाग है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फिर हमारा इन ह्यूमन बॉडी विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज। साइज में बड़ा जो है लीवर में है। कौन सा एक बृहत्तम आपका है? तो लीवर होगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो भी हमारी यकृत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही। फिर क्वेश्चन है हमारा कि एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो ये लिम्फोसाइट से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर अगला है हमारा कि एंटीबॉडीज होती हैं, तो ये क्या होती हैं? ये हमारी प्रोटीन होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, प्रोटीन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।